बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। कहानी कुर्सी की में आज हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की। रांची के अंदर एक बड़ी रैली हो रही है। इसमें सारे सितारे विपक्ष के पहुंच रहे हैं और वहां सुनीता केजरीवाल भी पहुंच रही हैं, जिनके पति जेल में, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी वहां मंच पर हैं, अभी भगवंत मान भी वहां पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि तबीयत खराब हो गई। उन्होंने एमपी की एक रैली भी आज करनी थी, वो उन्होंने नहीं की है, तो देखते हैं, उनका इंतजार हो रहा है। तो कांग्रेस से और कौन कौन वहां पर आएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। बाकी विपक्ष के जो यूजुअल नेता होते हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, वो आपको इस मंच पर दिखाई देंगे। ऐसा ही आपको पीछे मुंबई में भी दिखाई दिया था, फिर दिल्ली के अंदर भी दिखाई दिया था। तो उस कड़ी में इसको आप एक तीसरी रैली मान सकते हैं। आप कोई बोलेगा तो हम आपको वो उनका भाषण भी सुनाएंगे। लेकिन इन यहाँ जो बातें की जाने वाली हैं वो हम सब पहले से जानते हैं। वो ये बोलेंगे कि ये तानाशाही राजा एक एक करके पूरे विपक्ष को कुचल रहा है, सब नेताओं को जेल में डाल रहा है। और इन्हीं के जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, पी चिदम्बरम, वो एक इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर बनी तो हम ये सारे कानून वापस कर देंगे, हम सीए का कानून भी हटा देंगे। और उन्होंने कई कानून बताया, अभी जो नए 3 दंड संहिताएं बनी हैं उनको हम हटा देंगे। लेकिन वो पीएमएलए की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब ईडी जिस कानून की वजह से काम कर पा रही है उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया कि इसको हम हटाएंगे। तो फिर आप क्यों परेशान है जब ईडी नहीं है, अपने कानून के तहत सब लोगों को पकड़ रखा है। ये एक बात। अब मैं आपको दिखाता हूं विपक्ष का जो अभी चुनाव के बीच में भी क्या एजेंडा चल रहा है। 2 बयान सुनाऊंगा। एक बयान है संजय राउत का। संजय राउत ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हम भी अपने नेता को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, आप राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनते देखना चाहते हो, तो ऐसे ही हर दल का नेता, कार्यकर्ता अपने नेता को चाहता है कि वो देश की सबसे ऊंची गद्दी पर पहुंचे। तो इसमें कंफ्यूजन क्या है? अभी भी वहां पर लड़ाई मार इसी बात पर है, कौन सबसे बड़ा नेता, कौन बनेगा पीएम फेस मोदी के सामने। चुनाव चल रहा है भाई, लोग फैसला एक बार 7 चरणों में होना है, एक चरण में लोग तय कर चुके कौन पीएम बनना चाहिए। और आप अभी इसी में अटके हो कि हम नहीं, तुम नहीं, कि हम। संजय राउत की बात सुनिएगा। फिर आए उद्धव ठाकरे रैली में, उनकी सुई जो है वहीं अटकी हुई है आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले जब उनकी सरकार गिर गई थी। वो कह रहे हैं कि मुझसे तो वादा किया था अमित शाह ने क्लोज डोर मीटिंग में, और देवेंद्र फडणवीस को कमरे के बाहर बैठा दिया था मातोश्री में, मैं और अमित शाह अंदर अकेले बैठे थे। अमित शाह ने मुझसे कहा था 2.5 साल का मुख्यमंत्री होगा, एक हमारा एक आपका। लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की। और देवेंद्र फडणवीस के लिए बोले वो कि देवेंद्र फडणवीस तो मुझसे ये कह रहे थे कि मैं 2.5 साल मुख्यमंत्री बनूंगा और उसमें मैं आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे के बेटे को मैं ग्रूम करूंगा, मुख्यमंत्री के लिए ग्रूम करूंगा, कि मैं जब छोड़ दूं तो ये मुख्यमंत्री बन जाए और मैं उसके बाद दिल्ली चला जाऊंगा, मैं दिल्ली की राजनीति करूंगा। उद्धव ठाकरे ने यह आरोप लगाया। अब इसका जवाब देवेंद्र फडणवीस ने दिया कि भाई उनका मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मैंने ये जरूर कहा था कि आदित्य को नेता बनाएंगे, आदित्य को नेता बनाने के लिए हम ग्रूम करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। मंत्री, मैं उसको मुख्यमंत्री क्या कभी मंत्री भी नहीं बनाता। और आदित्य ठाकरे को मंत्री बनाया उद्धव ठाकरे ने, इसलिए तो आज इस हालत में पहुंचा है उनकी पार्टी और उनका अलायंस। तो सुनिए जरा, पहले संजय राउत की बात सुनिए। ये प्राइम मिनिस्टर पद का झगड़ा नहीं है। हम क्या बोलते हैं ये कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी जी देश के नेता है। अगर राहुल गांधी जी बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन और भी चेहरे इस देश में है, और ममता जी है, अखिलेश है, उद्धव ठाकरे जी है, और बहुत चेहरे हैं ना, खड़गे साहब है। तो किसी का नाम लेना गुनाह है क्या? हमारे पार्टी के नेता का अगर हम नाम लेता है तो क्या उसमें गलत क्या है? इतनी मिर्ची लगने की जरूरत नहीं किसी को। की साधारणतः याच काळामध्ये, म्हणजे फेब्रुवारी, तो पुलवामाचा हल्ला कधी झाला होता ती तारीख असणार, त्याच अलीकडे पलीकडे अमित शाह आले होते आणि त्यांना मी सांगितलं होतं की 2.5 वर्षाचं, ते म्हणाले ठीक आहे। त्याच्यानंतर 2-3 महिन्यांनी लोकसभा निवडणुका होत्या, त्याच्यानंतर 4-5 महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका होत्या। त्या 4-5 महिन्याच्या काळात देवेंद्र मुख्यमंत्री होते। मला म्हणाले की उद्धवजी, तुम्ही आदित्यने तोपर्यंत विधानसभा लढवण्याचा निर्णय घेतला होता, आधी लोकसभेच्या वेळेला विधानसभेचा विचारच केला नव्हता। मला देवेंद्र म्हणाले म्हणजे कसा कोपराला गुळ लावतात ते बघा। मला म्हणाले उद्धवजी, मी काय करतो, आदित्यला चांगला ग्रूम करतो, म्हणजे चांगला तयार करतो, मग 2.5 वर्षानंतर त्याला आपण मुख्यमंत्री करू। म्हटलं हो, काहीतरी त्याच्या डोक्यात घालू नका, लहान आहे तो, त्याला पहिलं आमदार म्हणून तो
तशी कारकीर्द सुरू करतोय, तुम्ही त्याला तयार नक्की करा, पण लगेच मुख्यमंत्रीपद वगैरे डोक्यात काही घालू नका. तो सुना आपने संजय राउत का. संजय राउत साहब कह रहे हैं मिर्ची क्यों लग रही है, वो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि भाई क्यों मिर्ची लग रही है तुमको, अगर हमने कहा कि उद्धव ठाकरे भी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए. राहुल जी भी देश के नेता हैं, राहुल जी को आप लोग तैयार करो बनाने के लिए, हम अपने नेता की तैयारी कर रहे हैं. हर्षवर्धन जी, भाई चुनाव के बीच में भी यही मुद्दा है. सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त ये नरेंद्र मोदी के सामने कह रहे हैं कि पहले फेज में तो मोदी के वोटर थोड़ा सुस्त हो गए, उस समय में ये सारी बात कर रहे हैं. फिर जब एक सांसद जिसके पास है वो सांसद भी भाजपा में चला गया, वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल से. राहुल गांधी और उनके लोग कहते हैं कि तो राहुल गांधी है जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी थोड़ा डरे रहते हैं. उद्धव ठाकरे तो कह ही रहे हैं कि हमसे डर के अमित शाह रहते हैं. सबसे नरेंद्र मोदी अमित शाह डर रहे हैं. और इतने डर के माहौल में स्थिति यह है कि ये सारे लोग एक नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, एक कार्यक्रम नहीं तय कर पा रहे हैं. और मुझे तो मतलब आश्चर्य होता है कैसे ये लोग बात करते हैं. वो कह रहे हैं मिर्ची लग रही है. वो शब्दों का चयन देखिए. संजय राउत कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे हैं मिर्ची लग रही, और उनका उद्धव ठाकरे का सुई वहीं अटकी हुई, जैसे कहते हैं ना कि टाइम मशीन में 70 के दशक में चलो, तो वही वाली हालत उनकी हो गई 5 साल पहले वाली बात. मतलब उनको और कुछ सूझ ही नहीं रहा. और इसके पीछे वजह है शिवसेना का जो हिंदुत्व वाला जनाधार था वो बुरी तरह से खत्म हुआ है. उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने का क्या नुकसान हुआ, और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर भी ये पार्टी बनी रहती अगर उद्धव जी मुख्यमंत्री बनकर शरद पवार के इशारे पर सरकार नहीं चलाते, अगर कांग्रेस के एजेंडे पर सेकुलर गवर्नमेंट हम चलाते हैं, नहीं चलाएंगे नहीं कहते, तो आज शायद उनकी इज्जत, उनका जो इलेक्टोरेट है वो थोड़ा बहुत बचा होता. मैं कह रहा हूं उसकी पीड़ा है. मुख्यमंत्री तो बन लिए ना, फिर क्यों पीड़ा है? नहीं, पीड़ा तो इसीलिए ना, मुख्यमंत्री तो बन लिए. उनको ये था कि शायद भारतीय जनता पार्टी उसका सरेंडर कर जाएगी, लेकिन अमित शाह ने तो कहा नहीं ठीक है, हम तो इस लड़ाई को एकदम अंतिम तक ले जाएंगे. यहां असली दिक्कत हो गई. उनको ये था कि हम जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी चलो ठीक है भाई तुम ही मुख्यमंत्री रहो, हम तुम्हारे साथ आते हैं. लेकिन बीजेपी तो इस वक्त माना ही जाता है कि इस तरह की बहुत टफ पॉलिटिक्स करती है, उसने कर दिया. लेकिन चुनाव के बीच में आप इस किस्म के बयान कैसे दे सकते हैं कि जिसमें जनता में दोबारा वही मैसेज जाए जो बीजेपी देना चाहती है कि भाई इनके अंदर नेता कौन है इनको नहीं मालूम है. प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कहा कि जनता ये पूछ रही है, फर्स्ट फेज की इलेक्शन के बाद जनता ये पूछ रही है कि किसको सौंपोगे देश, और जनता ने तय कर दिया किसको सौंपना है देश, मोदी को सौंपना है, ये उन्होंने कहा. और आप उसके उलट यहां फिर वही बयान देते हो कि राहुल है, ये उद्धव ठाकरे है, ममता बनर्जी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है. इसका एक मजेदार किस्सा आपको सुनाता हूं सर. जब महाराष्ट्र के अंदर युति का गठबंधन हुआ, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का तय हुआ, तो नाना पटोले और बाला साहेब थोरात, कांग्रेस के दो बड़े नेता, बाला साहेब थोरात पहले अध्यक्ष थे, नाना पटोले अभी महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो उद्धव ठाकरे के पास गए और उन्होंने उद्धव ठाकरे से कहा था कि आप जब रैलियां होंगी तो आप रैली में ये बोलिएगा कि दिल्ली में हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और हम जब रैली करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि महाराष्ट्र में हम उद्धव ठाकरे को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं. मतलब आप अपनी रैली में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का जिक्र कीजिएगा कि हम सब राहुल गांधी को दिल्ली की गद्दी सौंपना चाहते हैं, और हम सब ये कहेंगे कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की गद्दी सौंपना चाहते हैं. उद्धव ठाकरे ने उसी समय मना कर दिया. उद्धव ठाकरे ने कहा ये मैं नहीं करूंगा, मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, और दिल्ली की बात बहुमत आने के बाद तय होगी कि दिल्ली की सत्ता किसके पास रहेगी. पहले आप इतनी सीटें पे लाने की स्थिति में आओ कांग्रेस. उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2014 2019 का आपका परिणाम देखने के बाद भी अभी आप प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हो, ये उद्धव ठाकरे ने उनसे कहा. अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके बीच में जब अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. और रही बात अभी जब देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने कहा था कि आदित्य ठाकरे को 2.5 साल का मैं मुख्यमंत्री बना दूंगा, देवेंद्र फडणवीस ने इस तरह का किसी तरह का जिक्र नहीं किया था. और देवेंद्र फडणवीस ने तो उद्धव ठाकरे से कहा था कि आदित्य ठाकरे को आप संगठन में लगाइए, अगर सब सरकार में जाएंगे तो आपका संगठन कौन देखेगा. प्रधानमंत्री मोदी की हर रैली के अंदर कहा गया था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे. उद्धव ठाकरे उस रैली को उपस्थित रहते थे. चुनाव के बाद जब उद्धव ठाकरे ने और संजय राउत ने कहा कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री चाहिए, दिल्ली में अमित शाह ने उसी दिन कह दिया था कि आप पहले बार भी जब चुनाव लड़े थे तब हमारे 105 विधायक थे और आपके 50 विधायक थे, कैसे हम आपको तब मुख्यमंत्री देते, और आज भी हमारे 105 विधायक हैं, हम आपको मुख्यमंत्री नहीं देंगे. अमित शाह बैठक करने बम्बई ने गए, संजय राउत कहते रहे, उद्धव ठाकरे कहते रहे कि एक बार आके मिलो. अमित शाह ने कहा इस पर कोई बात नहीं होगी. तो उसमें उद्धव ठाकरे संजय राउत कोरा झूठ बोल रहे हैं, पूरा 100% झूठ बोल रहे हैं. महाराष्ट्र की जनता भी इस बात को जानती है कि ये सरासर झूठ, और महाराष्ट्र की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. गलत मैसेज अपने लिए दे रहे हो. कैसे नहीं होगा आप बताइए, खुद ही एक दूसरे के खिलाफ खेल करते रहते हैं.
जब पहली बैठक हुई थी विपक्ष की तो ममता बनर्जी राहुल गांधी का नाम लेने की बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कराई थी। ठीक है, उधर नीतीश कुमार जो है वो अपना नाम सोच रहे थे, वो उन्होंने उसका तो एक दूसरे के साथ खेल करते रहते हैं बैठकों में, तो कैसे ये गठबंधन कहाँ जाए? राहुल गांधी कह रहे हैं पिनारे विजयन को जेल डालो। तो ये हालत काफ़ी ख़राब है इस गठबंधन की, और यही कारण है कि अगर सारे एनालिस्ट ये मानते हैं कि बीजेपी जो है वो 300 पार चली जाएगी, अगर सारे एनालिस्ट ये मानते हैं कि ये बीजेपी का चुनाव है, तो इसी कारण है क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब है। अरे एक चीज इससे अच्छी याद आ गई, देखिए कल से एक चीज और चल रही है और ये विपक्ष वाले बता रहे हैं इस बात को कि अब प्रधानमंत्री की रैलियों में अब की बार 400 पार का नारा नहीं लग रहा है। कल से पहले फेज के इलेक्शन के बाद अब नारा हो गया है फिर एक बार मोदी सरकार। तो 400 पार वाले नारे को थोड़ा नीचे लाया गया है क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी कम की जा रही है क्या, ऐसा कुछ लगा? देखिए ऐसा नहीं है, जनता तो लगा ही रही है। हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने एक आध रैलियों में ऐसा है, क्योंकि 400 पार का जो ये मुद्दा है ये करीब करीब अब बैठ गया है। ये नैरेटिव जिसको कहते हैं ना, ये एस्टैब्लिश्ड नैरेटिव हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी को 400 मिलता है न मिलता है ये सब तो हम 2-4 तारीख के बाद ही हमको पता लगेगा कि वाकई भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी वो मिला या नहीं। लेकिन एक बात बहुत साफ है, ये चुनाव मूलतः इस बात के लिए है कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन है। एक प्रेसिडेंशियल चुनाव के तौर पर ये कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल सही। ये चुनाव लोकसभा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 2 कैंडिडेट होते हैं, बिल्कुल यहाँ एक ही पर फैसला नहीं, यहाँ या हटाओ नहीं, यहाँ एक तरफ तो एक कैंडिडेट है, लेकिन दूसरी तरफ में 100 बीमार हैं। उद्धव जी भी हैं, राहुल जी भी हैं, ममता भी हैं, अखिलेश भी हैं। वहां पर होता था कि प्रेसिडेंशियल में 2 बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो जाता है, यहां पर बाइपोलर है, लेकिन एक पोल से एक कैंडिडेट तो है, लेकिन दूसरे से मल्टीपल लड़ रहे हैं, वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए है ये मूलतः लोकसभा का चुनाव, लेकिन ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव हो गया है। और देश के सामने अभी देवगौड़ा जी का एक इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा अच्छा बताइए कि किसको कौन प्रधानमंत्री के लायक है, और उन्होंने शुरुआत कर दी राहुल गांधी से। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लायक हैं? उद्धव ठाकरे हैं? क्या केजरीवाल हैं? क्या लालू प्रसाद यादव हैं? या अन्य लोगों के बारे में उन्होंने गिनना शुरू कर दिया। बोले इस समय इस देश में एक भी नेता नहीं है जो आज के दिन में प्रधानमंत्री के लायक का कद रखता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जितने सारे लोग हैं, ये सारे के, ये देवगौड़ा कह रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री रह चुके। देवगौड़ा कह रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन यही देश का मानस भी है, यही देश का मन भी है। सर आप देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबकी रेटिंग आ चुकी है। एक समय केजरीवाल की रेटिंग 23% तक होती थी, आज केजरीवाल की रेटिंग जो है 3%। वो 3% है। लेकिन राहुल गांधी की 27% है। मैं राहुल गांधी चूंकि पैन इंडिया पर यदि आप लेंगे तो वो आ जाएगा। मैं तो सर मानता हूं इस बात को, ये इलेक्शन मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। नहीं लोगों के मन में यही 2 नाम है सर। नहीं, इसी वजह से मैं नाम इसीलिए यही है। मैंने कहा ना, यही है वजह है। जब तुलना होने लगेगी तो लोग कहेगा कि भाई एक तरफ तो ऐसा व्यक्ति है जिसकी छवि भेद आ गए, एक व्यक्ति तो ऐसा है जो जिसके राज में 10 साल में एक बम के धमाके नहीं हुए, एक व्यक्ति ऐसा है जिसने 370 भी खत्म कर दिया, राम मंदिर भी बना दिया, न्यायिक प्रक्रिया को नए सिरे से ला करके खड़ा कर दिया, और चिदम्बरम कह रहे हैं हम उसको हटा देंगे। मजेदार बात है कि आज ही चीफ जस्टिस का जो है उद्बोधन छपा है कि ये अद्भुत जो नया लाया गया है कानून अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर हो। ये पहली बार नहीं नहीं मानते आप भाई। वोटर जब वोट डालने जाता है तो क्या सोचता होगा? मोदी एक तरफ, मोदी दूसरी तरफ, कोई तो चेहरा लेके जाता होगा ना दिमाग में, और नहीं होगा राहुल गांधी का चेहरा। वो देखिए, वोटर देश भर में अलग अलग चेहरे लेकर जा रहा है, और हम लोग अभी जब पहले चरण की वोटिंग के दिन बात कर रहे थे, तो जब इंडिया टीवी के रिपोर्टर से आप बात कर रहे थे अलग अलग जगहों से, तो क्या बात हो रही थी? इधर जैसे ही बात होती तो कहते तो मोदी, उधर कोई राहुल गांधी अखिलेश यादव का नाम नहीं लेता, उधर कोई नाम नहीं लेता कि अरविंद केजरीवाल का नाम ले ले। दरअसल असली संकट यहीं खड़ा हो गया, और ये उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि एक दूसरे पर भरोसा नहीं, एक दूसरे के पीछे भीतरघात करने की मंशा है। अब विधानसभा में जिस वक्त आपका समझौता हो गया, जिस वक्त कांग्रेस और केजरीवाल एक साथ आ गए, अरविंद केजरीवाल विधानसभा में क्या कहते हैं? अगर 2024 की लड़ाई कांग्रेस नहीं जीत पाई तो 29 में हम मोदी जी को हराएंगे। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब ये कि मेरी इच्छा है, हिंदी तर्जुमा उसका ये हुआ कि मेरी इच्छा है कि 24 तो कोई बात नहीं, वो तो जा ही रहा है,
29 तक कांग्रेस इस लायक नहीं बचनी चाहिए कि वो लड़ने लायक बचे, हम लड़ेंगे। क्या कह रहे हैं संजय राउत? भाई आप मानते होंगे राहुल गांधी को नेता, उनको लगता है कि भाई राहुल गांधी जो काम कर रहा है उससे कम मेहनत हम लोग थोड़ी नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लोग हर दूसरे दिन कहते हैं कि भाई स्लो डेथ तक इसीलिए कर रहे हैं कि क्योंकि उनके सामने कोई नेता ही नहीं। लालू जी कहते हैं कि आज तक कोई और पैदा ही नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उससे लड़ सके। तो दरअसल ये देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग क्षत्रपों की कांग्रेस को किसी भी कीमत पर इस चुनाव में समाप्त कर देने की योजना है, निपटाना कहते हैं बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक है सर, बहुत शॉर्ट कमेंट। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये चुनाव सिर्फ इस बात का नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन हो, ये तो एक फैक्टर है ही बहुत बड़ा कि प्रधानमंत्री कौन हो। साथ में देश को ये भी तय करना है कि उन्हें एक स्टेबल सरकार चाहिए या कोएलिशन सरकार चाहिए। मैं तो ये भी मानता हूं कि देवेगौड़ा, चंद्रशेखर जो है, वीपी सिंह जो है, या फिर जो इंद्र कुमार गुजराल हैं, क्या ये सब इनकी पार्टियां ऐसी थी कि प्रधानमंत्री बन जाती? बिल्कुल नहीं। तो ये चुनाव दिल्ली के भाग से चीका फूटा था, बिल्कुल। और देश को ये तय करना है कि क्या हमें कोएलिशन सरकारें चाहिए जिसमें प्रगति नहीं हो पाती है, या हमें एक स्टेबल सरकार एक पार्टी की चाहिए जिसने प्रगति करके दिखाया।